देखो क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग इससे पहले डिस्कस कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो हम लोग। 17 उन्होंने कहा है अ टॉरॉइड हैज अ कोर। ध्यान से पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। क्या आपसे कहा है इस क्वेश्चन में उन्होंने? अ टॉरॉइड हैज अ कोर, ब्रैकेट में दिया नॉन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर and outer radius 26 centimeter, around which 3500 tons of wire are wound, ठीक है। अब उन्होंने कहा if the current in the wire is 11 ampere, if the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field? Number 1 outside the toroid, number 2 inside the core of the toroid, number C in the empty space surrounded by the toroid। अब आपको ध्यान हो तो मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। ये आपकी टॉरॉइड की इनर कोर, इसका रेडियस r1, ये आपकी आउटर कोर टॉरॉइड की, इसकी रेडियस r2, और जो नंबर ऑफ टर्न्स होते थे वो इसी में आते थे। ध्यान है, ये ऐसे यहाँ से करंट गई, यहाँ से वापस आई, ये टॉरॉइडल कोर। तो मैंने आपको बताया भी था कि 25-26 सेंटीमीटर और एक क्वेश्चन 21-22 सेंटीमीटर, ये दो क्वेश्चन बोर्ड में आए। तो जब आपको इनर और आउटर रेडियस दी हो तो एवरेज लेते हैं हमेशा r1 + r2/2। तो अब आपका एक तो 25 सेंटीमीटर है और एक 26 सेंटीमीटर है, डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी r की वैल्यू आ गई 25.5 सेंटीमीटर, यानी मीटर में बदलोगे तो 25.5 इंटू 10⁻², ठीक है, मीटर्स। ये तो आपकी रेडियस हो गई। अब आपको इनमें और क्या क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। तो r तो आपका आ गया 25.5 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। और आपको इसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं 3500 और करंट इन द टॉरॉइड दी गई है 11 एम्पीयर, ठीक है। अब ए पार्ट देखो, आउटसाइड द टॉरॉइड, मैंने क्या बताया था, याद है कि भूल गए? आउटसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 टेस्ला, बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0, अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0। केवल कहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता था? टॉरॉइडल कोर में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता है, क्योंकि वहाँ कॉइलिंग है आपकी, ठीक है, करंट वही है, समझ रहे हो। और इसीलिए टॉरॉइड के बारे में मैंने दो बातें इंपॉर्टेंट बताई, चलो बताओ, रिकॉल करो क्या क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट। एक ये तो थी जो तो मैंने बताई थी कि आउटसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड 0, विद इन द टॉरॉइड इन एम्प्टी स्पेस मैग्नेटिक फील्ड इज 0, और टॉरॉइडल कोर में μ0 Ni, जैसा कि सोलेनॉइड, क्योंकि लंबी सोलेनॉइड को ही गोल बना दिया, एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टॉरॉइड, या लॉन्ग सोलेनॉइड इज कॉल्ड एज टॉरॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड में भी ऊपर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो आप ऐसे टॉरॉइड बना दो, तो अंदर खाली है वहाँ 0, बाहर खाली है वहाँ 0, जो कोर है उसमें आएगा, ठीक है। और मैंने टॉरॉइड के बारे में 2-3 बातें क्या बताई, 2 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद है कि भूल गए? रिकॉल कर, चलो क्या बताई थी देखो, मैंने ये आपको बताया था कि विद इन द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। तो जिस तरह से हॉलो कंडक्टर के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर नहीं करती, कैसा भी कंडक्टर हो हॉलो, कोई भी इक्विपमेंट है जो इलेक्ट्रिक से आपको बचाना है कि उसके ऊपर बिजली न गिर जाए, इलेक्ट्रिसिटी का कोई फील्ड लाइन ना एंटर कर जाए, तो उसको क्या कहा जाता है सेफ्टी के लिए, कि उसको एक हॉलो कंडक्टर बनाओ बॉक्स की तरह और उसके अंदर रख दो। तो कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितना भी चार्ज ऊपर आएगा तो वो इक्विपोटेंशियल बना लेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी, अंदर हमारा इक्विपमेंट सेफ रहेगा। सिमिलरली फॉर मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग के लिए कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आपको किसी भी मैग्नेटिक डिवाइस को बचाना है
तो क्या कहा जाता है कि कॉइलिंग ऐसे बनाओ, बाइंडिंग पूरा एक डब्बा लो हॉलो, उसके ऊपर चारों तरफ कॉइल लपेटो, खूब बाइंडिंग बना दो, लेयर, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, फिर ऐसे करके उसको पैक कर दो, अंदर हॉलो, अंदर इक्विपमेंट रख दो, बाहर उसमें कितनी भी करंट पास हो जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाए, इनसाइड द टॉरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। एक तो ये पॉइंट मैंने बताया था कि टॉरॉइड इज यूज्ड फॉर मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया था, याद है कि भूल गए? मैंने ये बताया था कि टॉरॉइड एक ऐसा सिस्टम है विच हैज नो पोल, ठीक? क्योंकि देखो अब यहाँ से क्लॉकवाइज करंट एंटर हुई तो यहाँ साउथ बना और वापस वहीं पे आ जाती है, बिल्कुल पास में, तो इतनी दूर दूर बनाई है, बिल्कुल यहीं आ जाएगी। मतलब यही लाइन ऐसे जुड़ जाती है, ऐसे, ये ऐसे नहीं जाती है, यही लाइन ऐसे जुड़ जाती है। तो जहाँ नॉर्थ हो गया वहीं साउथ बन गया, तो एक ही पॉइंट पे नॉर्थ और साउथ दोनों आ जाते हैं, इसलिए पोलैरिटी खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? तो टॉरॉइड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी पोल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आपने कोई भी ऐसा सिस्टम पढ़ा जिसमें सिंगल पोल है कि नहीं? पता नहीं, सिंगल पोल कभी भी नहीं है। इसलिए गॉस थ्योरम, जैसे गॉस थ्योरम आपने पढ़ा है ना, E डॉट ds, तो अगर मैग्नेट में गॉस थ्योरम लगाते तो B डॉट ds आता, क्लोज इंटीग्रेशन, और वहां आता था Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ चार्ज से को किससे रिप्लेस करते थे? पोल स्ट्रेंथ अपॉन म्यू नॉट, ठीक? जैसे वहां आता था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा Q m अपॉन म्यू नॉट। तो जहां पॉजिटिव पोल होता है नॉर्थ, वहीं साउथ होता है। समझ रहे हो? तो प्लस m पोल स्ट्रेंथ और माइनस m दोनों कैंसिल हो गए। तो इसलिए गॉस थ्योरम मैग्नेटोस्टैटिक में कभी भी वैलिड नहीं है। समझ रहे हो? मैग्नेट में कभी भी गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको आप नोट कर लो, क्योंकि मैंने शायद नोट्स में कहीं लिखा या नहीं लिखा मुझे ध्यान नहीं। इसको नोट कर लो, नोट करके लिखो सब लोग। लिखो इन मैग्नेटोस्टैटिक या इन मैग्नेटिज्म, कुछ भी लिख लो सब लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने शायद नोट्स में कहीं दिया नहीं, पर ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया है। देखो इन मैग्नेटोस्टैटिक या इन मैग्नेटिज्म गॉस थ्योरम इज इनवैलिड। देखो इन मैग्नेटोस्टैटिक और इन मैग्नेटिज्म गॉस थ्योरम इज इनवैलिड बिकॉज मोनोपोल, ब्रैकेट में लिखो सिंगल पोल, मोनोपोल मतलब एक पोल, बिकॉज मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। और ये फॉर्मूला लिख लो, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds। गॉस थ्योरम क्या थी? E डॉट ds। देखो फिर से इसको समझ लो, ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी गॉस थ्योरम, ये टॉरॉइड वाला क्वेश्चन अभी कराती हूँ, पहले समझ लो। गॉस थ्योरम आपकी क्या थी? E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो थी, ये दिख रहा है क्या? E डॉट ds ज्यादा लेफ्ट में तो नहीं हो गया, चलो दिख रहा है। देखो अब अगर मैग्नेट में लगाओ गॉस थ्योरम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट ds एरिया तो सेम रहेगा। अब चार्ज को किससे रिप्लेस करते हैं? पोल स्ट्रेंथ से। तो पोल स्ट्रेंथ m हो गई, परमिटिविटी को परमिएबिलिटी से। लेकिन हर सिस्टम में कोई भी हो, जहां नॉर्थ है वहीं साउथ है, तो नॉर्थ की पोल स्ट्रेंथ अगर आप पॉजिटिव लोगे तो साउथ की नेगेटिव हो गई, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? प्लस m माइनस m, जीरो। समझ रहे हो? तो गॉस थ्योरम इसलिए मैग्नेटोस्टैटिक में कभी भी काम नहीं करती, इनवैलिड होती है, बिकॉज ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिंगल पोल। या ऐसे आप लिख सकते हो, सिंस मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म इज इनवैलिड। ये क्वेश्चन आ चुका है, कंसेप्चुअल में आया है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने आपको यहाँ बोल के लिखवा दिया, इसको थ्योरी में नोट कर लेना। आगे समझ में? क्योंकि शायद मुझे लग रहा है मैंने नोट्स में नहीं लिखा है। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। तो अब आप देखो, टॉरॉइड का आउटसाइड द टॉरॉइड जीरो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब बी पार्ट में उन्होंने कहाँ पूछा? टॉरॉइडल कोर में पूछा या एम्प्टी स्पेस में?
बी पार्ट में उन्होंने कहा है इन कोर ऑफ द टॉरॉइड, इनसाइड द कोर ऑफ टॉरॉइड। टॉरॉइड में सिंगल आर है ना, एक मिनट से चेक करेंगे, ठीक है। तो भाई इनसाइड द टॉरॉइड क्या आता था मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट स्मॉल एन आई। अब म्यू नॉट को क्या लिखोगे, म्यू नॉट 4 पाई से डिवाइड कर लो, 4 पाई से मल्टीप्लाई कर लो। अब कैपिटल एन आपको दिया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, कैपिटल एन अपॉन एल। अब आप देखो 10⁻⁻7 तो ये हुआ 4 पाई आपका हुआ 3.14, और बल्कि 3500 है तो इसको 22/7 लिख लो, क्योंकि उससे 7 आपका 35 कट जाएगा, है ना। तो हालांकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे, फिर भी आप 22/7 कर लो। नंबर ऑफ टर्न्स है 3500 और एल की वैल्यू हो गई 2 पाई आर। अरे तो भाई पाई तो कट ही गया, पाई के चक्कर में पड़ोगे मत, 2 पाई कट जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी हुई 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के बराबर। तो जो हमारी लेंथ है सॉलिड टॉरॉइड की वो 2 पाई आर होती है, ये भी ध्यान रखना। तो 10⁻⁻7 ये 4 पाई, ठीक है। अब 2 पाई आर इंटू आई आपको कितना दिया है भाई 11 एम्पियर, तो 2 पाई से 2 टाइम्स कट गया, तो ये आपका आ गया 10⁻⁻7 2 इंटू 3500 इंटू 11, और आर आपने निकाली दिया था 25.5 एवरेज इंटू 10⁻⁻2। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये भाई आंसर मेरे पास है 3.02 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 टेस्ला, ठीक। और इसका जो सी पार्ट है विद इन द टॉरॉइड इन एम्प्टी स्पेस, टॉरॉइड के अंदर एम्प्टी स्पेस में, विद इन द टॉरॉइड तो ये भी है, टॉरॉइड के अंदर तो ये भी है, पर ये कोर में है और ये एम्प्टी स्पेस में है। तो विद इन द टॉरॉइड, बात समझ में आ गई कि नहीं, इन एम्प्टी स्पेस जो खाली जगह है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा 0। समझ रहे हो, ये क्वेश्चन आ चुका बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन एक और बिल्कुल ऐसे ही है, 21-22 सेंटीमीटर रेडियस है, सेम क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ये सब इसलिए आसान है कि इसमें 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट 0 है आपके, वो याद भी है, और 3 नंबर से कम में नहीं आता है। हाँ ये बात अलग रही कि उन्होंने एक पार्ट ये दिया और एक पार्ट में उन्होंने पूछ लिया कि कोई ऐसा सिस्टम बताओ जिसमें कोई पोल है, कोई पोल नहीं है, और कोई भी एक ऐसा मैग्नेटिक इक्विपमेंट को सेफ्टी से ले जाना है, तो कौन सा सिस्टम है जो प्रोवाइड आप करोगे सेफ्टी के लिए, उसको बचाने के लिए, है ना। तो टॉरॉइड इज यूज्ड फॉर मैग्नेटोस्टैटिक शील्डिंग या शील्डिंग इन मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा बचा 18 पढ़ो, चलो भाई 18 अपने आप करो, पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ 18 तो भाई कंसेप्चुअल पार्ट है, पढ़ना शुरू करो। चलो पढ़ो, 18 तो आपके कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल पढ़ो।
18 के लगभग सभी कंसेप्चुअल मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, आप फिर से देखो। 18 का एक पार्ट उन्होंने कहा है a magnetic field that varies in magnitude from point to point but has a constant direction। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। इस सेटअप इन अ चैम्बर, a charged particle enters the chamber and travel undeflected along a straight path with constant speed। What can you say about the initial velocity of the particle? चल बता। चलो बोलो, क्वेश्चन समझ में आया पहले? इनका ये कहना है कि किसी भी एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, कोई भी डायरेक्शन मान लो ऐसे है डायरेक्शन, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। मान लो इंक्रीज नहीं लिखा, चेंज लिखा है शायद। मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज लिखा है यानी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एक चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर किया और बिना डिफ्लेक्शन के उन्होंने क्या लिखा है, ट्रैवल अनडिफ्लेक्टेड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर किया और बिना डिफ्लेक्शन के निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगा, यही तो हुआ। बोलो भाई, जब चार्ज पार्टिकल सीधा जैसे एंटर कर रहा वैसे निकल गया, तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा तो उसकी ट्रेजेक्ट्री या उसका पाथ चेंज होगा। पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है कि उसका पाथ चेंज नहीं हुआ, स्ट्रेट पाथ पे विदाउट डिफ्लेक्शन अनडिफ्लेक्टेड पास हो गया। अब उन्होंने कहा है कि उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर आप क्या बताओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज पार्टिकल या तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर किया या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल, क्योंकि F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स कब जीरो होगा, जब साइन थीटा 0 डिग्री हो, साइन 0, या थीटा साइन 180 हो, दोनों ही केस में फोर्स 0 है। तो देखो मैंने इसका आंसर लिखा है, सुन लो। मैंने दिया है व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, नो फोर्स एक्ट्स ऑन द पार्टिकल as F is equals to QVV sin theta. Therefore, initial velocity vector is either parallel or anti-parallel to magnetic field। और एक्सप्लेनेशन टाइम आपके पास कम हो तो एक नंबर में केवल एक लाइन लिखो, आप सीधा नीचे लिख सकते थे, since F is equals to 0, therefore initial velocity vector is either parallel or anti-parallel to magnetic field। क्योंकि उन्होंने कहा है ना कि ओरिजिनल या इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के बारे में क्या कहोगे, समझ रहे हो। तो पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के निकल गया। हमेशा याद रखो, कोई भी फील्ड चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, ग्रेविटेशनल हो, मैग्नेटिक हो या फ्लो फील्ड, फोर्स केवल उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है, समझ रहे हो। पाथ की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, आगे समझे। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज करता। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स उसको ट्रैक पे बदल देगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, उसका पाथ बदल देगा, समझे, लेकिन उसके फोर्स में चेंज नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड में ऐसा नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो उस पर एक्सेलरेशन भी लगाता है, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ा देता है, डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, ठीक है। पर मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, नेवर चेंज, समझ रहे हो, नेवर चेंजेस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये बिल्कुल रट लो। मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज्ड पार्टिकल का केवल पाथ चेंज करेगा मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। कभी भी उसका वेलोसिटी वेक्टर नहीं चेंज, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड नहीं। 5 मीटर पर सेकंड से एंटर हुआ, अब फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो 5 से ही बाहर निकल जाएगा। अब 5 मीटर पर सेकंड से एंटर हुआ, अब फोर्स लग रहा है इधर, मैग्नेटिक फोर्स, तो ऐसे घूम जाएगा। लेकिन अभी भी इसकी पाथ चेंज हुआ, ट्रेजेक्ट्री, लेकिन वेलोसिटी अभी भी 5 मीटर पर सेकंड होगी। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितना भी मूव करे, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब अगला पार्ट देखो। अगला पार्ट पढ़ो अपने आप।
उन्होंने क्या कहा है, अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही हो। और आगे उन्होंने कहा है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसकी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। ठीक, अब आपसे उन्होंने कहा है एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी। व्हाट इज द फाइनल स्पीड, नहीं, would the final speed and its initial speed if it suffered no collision with the, would its final speed equals to its initial speed if it suffered no collision with the environment? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, कोई भी एक रीजन है, इसी स्पेस को मान लो, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। कभी मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कभी इधर हो गया, कभी ऊपर हो गया, कभी नीचे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, आपका चार्ज पार्टिकल उसमें एंटर किया तो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है, Q B क्रॉस B, तो ये हो गया Q B V साइन थीटा। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, थीटा चेंज हुआ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हुई, तो ये दो चीजें चेंज हुई। उससे आपका फोर्स चेंज होगा, लगातार चेंज होगा, कंटिन्यूअसली चेंज होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। समझ रहे हो? तो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होगा। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स मान लो ऐसे लग रहा, पार्टिकल ऊपर गया, अब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गई, फोर्स इधर हो गया, इधर गया, तो पार्टिकल ऐसे चेंज करेगा अपनी डायरेक्शन को, ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा, लेकिन कभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करता, बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स ओनली चेंजेस डायरेक्शन of charged particle, only changes trajectory of charged particle, only changes path of charged particle, never changes, it never changes magnitude of velocity vector। ठीक है, जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल। अब आपके दिमाग में आएगा, उन्होंने कहा कि इट सफर्स नो कोलिजन। कोलिजन होने पे अगर इनइलास्टिक कोलिजन होते, इनइलास्टिक, तो आपने पढ़ा हुआ है 11th याद है, ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन some kinetic energy is lost। याद है, इलास्टिक कोलिजन क्या थे, जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती थी और जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते थे वो कंजर्वेटिव होते थे। और आपके इनइलास्टिक कोलिजन क्या होते थे, जिनमें टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट, लेकिन जो फोर्सेस इन्वॉल्व होते थे वो नॉन कंजर्वेटिव और सम काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। तो अगर ये आपस में कोलिजन होते पार्टिकल्स के और वो बाय चांस अगर इनइलास्टिक हो गए तो काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस होती तो वेलोसिटी चेंज होती। पर इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दे दिया, इफ इट सफर्ड नो कोलिजंस। समझ रहे हो? अब यही क्वेश्चन सेम आए और आपसे लिखते हैं कि पार्टिकल के कोलिजन हो रहे हैं, इट सफर्स कोलिजंस, तो आप नोट लगा के लिखोगे इसमें, इफ कोलिजंस आर इलास्टिक therefore no change in its kinetic energy, hence initial velocity vector is equals to final velocity vector. But if particle suffers inelastic collision, some kinetic energy is lost, then initial velocity vector does not equals to final velocity vector। समझ रहे हो? पर इन्होंने उसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया कि कोई कोलिजन नहीं, जब कोलिजन नहीं तो टकराएंगे नहीं, अब जब टकराए नहीं तो एनर्जी लॉस होने का मतलब ही नहीं। आगे समझ में क्लियर हो गया? बहुत अच्छा पार्ट है। इसका लास्ट पार्ट और समझ लो भाई, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट। अब आगे डायरेक्शन पे आपकी आफत है ना कि नहीं, चलो हाथ मोड़ो फटाफट। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट enters a chamber
having a uniform magnetic field in north to south direction. मोड़ दो सब लोग हाथ, मेरे साथ मोड़ो, बिल्कुल खाली नहीं बैठोगे। मैं देख नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में आता है कि क्लास में भी मेरे साथ 2-4 बच्चे, आधे बच्चे मोड़ते हैं, जब तक सबको डांटो नहीं तब तक नहीं मोड़ते हैं। चलो फटाफट मोड़ो, हाथ मोड़ो, लेफ्ट हैंड सीधा मत मोड़ देना गलती से भी, चेक करो अगर किसी ने सीधा मोड़ा हो। और ऐसे उंगलियां टेढ़ा मेढ़ी मत बनाना, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट ऐसे, एग्जैक्टली ये हाथ, लेफ्ट हैंड 90 डिग्री इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ये उंगली क्या बताती थी? चलो बता, मैग्नेटिक फील्ड। भूल गए हो तो फिर बता रही। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, स्ट्रेट फिंगर या पॉइंटर मैग्नेटिक फील्ड, टर्निंग या मिडिल फिंगर क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड। करेंट, करंट या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। थंब क्या बता रहा है? फोर्स। ठीक, अब हाथ ऐसे ही रखना। अब क्वेश्चन पढ़ती हूँ। उन्होंने क्या कहा है? एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट। अब इलेक्ट्रॉन इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इसको भी 3D में करना। वेस्ट से ईस्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है? नेगेटिव। तो बताओ करंट किधर होगी? किधर होगी? जब इलेक्ट्रॉन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है तो करंट ईस्ट टू वेस्ट हुई। इसका मतलब ये वाली उंगली, करंट वाली उंगली को किधर मोड़ोगे? ईस्ट टू वेस्ट। अभी मैंने गलत मोड़ी हुई है क्योंकि मेरी करंट किधर जा रही है? ईस्ट की तरफ। इसको करना आपको किधर है? वेस्ट की तरफ। तो देखो, वेस्ट की तरफ करने के लिए ऐसे भी आप कर सकते थे, ये वेस्ट हो गई। आप ऐसे भी कर सकते थे। अब ऐसे ऐसे नहीं, कैसे मुड़ते चले जाओ, बॉडी मुड़ गई पूरी, उंगली नहीं मुड़ी, ऐसे नहीं, इजी ऐसे थी। अब आपने ऐसे कर लिया, अब ऐसे देखो वेस्ट हो गई। अब मेरी उंगली करंट की डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो गई। अब आप देखो क्या मैग्नेटिक फील्ड सही लगा कि नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने किधर कहा है? मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने दिया है डायरेक्शन आपको नॉर्थ टू साउथ। देखो बिल्कुल सही उंगली मेरी मुड़ी। मैग्नेटिक फील्ड, आप करंट आपकी डायरेक्शन किधर थी? ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है। तो जो मिडिल फिंगर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन वेस्ट टू ईस्ट आएगा तो करंट उसके ऑपोजिट होगी। इसका मतलब करंट हुई ईस्ट टू वेस्ट। तो मेरी ये उंगली वेस्ट की तरफ हुई, और जो स्ट्रेट फिंगर थी ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो, ये देखो नॉर्थ, ये बोर्ड की तरफ साउथ है, पीछे नॉर्थ है, तो ये वाली उंगली साउथ की तरफ गई, नॉर्थ टू साउथ। अब अंगूठा ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड्स। तो आंसर देखो इसका, मैग्नेटिक फील्ड किधर लगा? वर्टिकली नहीं, मैग्नेटिक किसको पूछा था इन्होंने? इस क्वेश्चन में पूछा क्या था भाई? डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। नहीं, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट enters a chamber having a uniform electrostatic field H in north to south direction। अब क्वेश्चन फिर से समझ लो। ये जो मैंने समझाया था वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए था कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, और बाय चांस मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, तो उसमें फोर्स कैसा लगेगा? वर्टिकली अपवर्ड्स। आपका क्वेश्चन अलग है, वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है नॉर्थ टू साउथ, और इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगाएं कि बिना मैग्नेटिक फोर्स, किस डायरेक्शन का फील्ड लगाएं मैग्नेटिक कि बिना डिफ्लेक्शन के मूव कर जाए। ठीक, तो ये सी पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत अच्छा पार्ट है और टिपिकल पार्ट है। समझ रहे हो? जल्दबाजी में वीडियो बंद हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगी। 18 का मैंने यहाँ लिख लिया सी पार्ट, ए बी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, सी पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बहुत अच्छा पार्ट है नेक्स्ट वाला। क्लियर है?